बच्चों यस सर, सीए विजय सर दिस साइड, और आप देख रहे हैं सीए सीएमए फाइनल्स का डायरेक्ट एक्सेस का चार्ट रिवीजन। ये जो चार्ट रिवीजन की सीरीज है, ये एक एक करके हम लोग दनादन अपलोड किए जा रहे हैं और ये आप फटाफट एग्जाम से पहले दे सकते हैं, राइट। तो सर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ, जो है पार्ट 1 आपके असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में एक चैप्टर आता है टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही कम पूछा जाता है, तो इससे शॉर्ट रिवीजन आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को लाइक करते रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चालू करते हैं टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ। देखिए एक बात समझ लीजिए, जब भी हम बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ समथिंग की, तो हमें पेयर और पेई दोनों के एस्पेक्ट्स पे बात करना पड़ता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एचयूएफ की, मतलब एचयूएफ और उसके मेंबर, इन दोनों के टैक्सेशन को हमें समझना होगा और तब जाके चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसे हम बहुत अच्छे इंटरलिंकिंग से पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसे डिटेल्ड के अंदर में करना चाहते हैं तो मेरा पूरा फास्ट ट्रैक यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, फ्री है, वहां से आप इसका डिटेल देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया एचयूएफ के बारे में और फिर इसके मेंबर के टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 17 है आपके डीटी चार्ट बुक का। यस, चलिए सबसे पहले एचयूएफ। एचयूएफ को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है इनकम टैक्स की नजरों में, राइट। तो एचयूएफ का सेपरेट पैन कार्ड बनता है, वी ऑल नो दैट। यस, अच्छा जी, क्या एचयूएफ को चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलते हैं? सर बिल्कुल मिलते हैं। अगर चैप्टर 6A में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो बिल्कुल मिल सकता है। ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों भी एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। एचयूएफ की स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे ही जाती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% के हिसाब से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 15% के हिसाब से जाता है, और बाकी जितनी भी अदर इनकम है वो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से एप्लीकेबल होती है। 115 बीएसी, ये ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम पहले हुआ करता था, अब आपके अटेम्प्ट के लिए ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम रहेगा। तो एचयूएफ के कैलकुलेशन भी डिफॉल्ट टैक्स स्कीम के हिसाब से ही होगा। यस और नो? सो एचयूएफ का कंप्यूटेशन जो है ये 5 हेड में जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। कंप्यूटेशन में कहीं कुछ चीज बदलने वाली नहीं है। चैप्टर 6 के रिडक्शन भी मिलेंगे और ओल्ड और न्यू स्कीम दोनों भी इनके लिए क्या है बेटा, एप्लीकेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है इस पूरे चैप्टर में सेक्शन 171, विच टॉक्स अबाउट द पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। विच टॉक्स अबाउट द पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अंडरस्टैंड कीजिएगा, एचयूएफ का पार्टीशन मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक एचयूएफ है, जैसे हस्बैंड वाइफ, इनके 2 बच्चे, बराबर है। इनमें से एक बच्चे को ये लोग अलग कर देते हैं, बराबर है। ये है पार्शियल पार्टीशन। टोटल पार्टीशन का मतलब होता है जब आप पूरा का पूरा अलग कर दे, और लॉ में सिर्फ टोटल पार्टीशन रिकॉग्नाइज है। सेक्शन 171 एओ को पावर देता है, व्हेनेवर देयर इज अ टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, एओ हैज टू मैंडेटरीली डू द असेसमेंट। सो पार्शियल पार्टीशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ, देयर इज ओनली टोटल पार्टीशन रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चे को एक दुकान दे दी जाती है, दूसरे बच्चे को दुकान दे दी जाती है दूसरी, पर कोई फिजिकल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता, तो इसे पार्टीशन नहीं माना जाता। व्हेन आई से टोटल पार्टीशन, देयर मस्ट बी फिजिकल पार्टीशन, फिजिकल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी बिटवीन ऑल ऑफ द मेंबर्स। यस और नो? अगर इसमें फिजिकल डिवीजन नहीं होता एंड ओनली सिर्फ वर्क डिवीजन होता है तो ये टोटल पार्टीशन नहीं माना जाता। और एओ सेक्शन 171 के अंदर में तभी असेसमेंट का पावर लेगा व्हेन देयर इज अ टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। व्हेन देयर इज अ टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के पार्टीशन होने से पहले जो भी एचयूएफ की लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होगी सारे मेंबर्स की। ये लाइबिलिटी कैसी होगी बेटा? जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होगी। अब ये जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी उतने प्रपोर्शन तक के ही जितने प्रपोर्शन में उनको एसेट्स मिले होंगे। मतलब लॉजिकली मान के देखिए, बेटा ए, राइट, उसको 90,000 के एसेट्स मिले, बेटा बी मान लीजिए उसको 10,000 के एसेट्स मिले, तो इनकी जो टैक्स लाइबिलिटी का प्रोपोर्शन है वो भी 90 और 10 के रेशो में ही होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बस सेक्शन 171 पावर देता है असेसमेंट कब होनी चाहिए इसके ऊपर, बाकी कुछ नहीं। आ जाओ, एओ हैज टू डू द असेसमेंट मैंडेटरीली अपॉन टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, दैट इज प्रॉपर फिजिकल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी। Every person who was member is jointly and severally liable in the proportion of property allotted to him upon partition. क्लियर आ गया मालिक? यस। अब आते हैं गिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय एचयूएफ टू द मेंबर। अब मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली समझा दूं मालिक, एचयूएफ कैन नॉट गिफ्ट अ प्रॉपर्टी टू मेंबर। मतलब ये बड़ा क्लियर है, एचयूएफ कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता किसी भी मेंबर को, एंड ऐसा कोई गिफ्ट कर भी देता है तो ये वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। तो अगर रही बात एचयूएफ की, सो लेट्स से एग्जांपल विजय एचयूएफ है, विजय एचयूएफ कैन नॉट गिफ्ट अ प्रॉपर्टी टू मेंबर, बराबर है। मेंबर मान लीजिए विजय है, अगर विजय को कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल भी जाती है, मान लीजिए, राइट, ये ट्रांसफर ही नहीं हो सकता पहली बात तो, पर अगर ट्रांसफर हुआ भी तो मेंबर के हाथ में तो ये वैसे भी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव माना जाएगा, तो ये एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 56 to 10, दैट इज गिफ्ट का प्रोविजन। याद आ रहा है आपको? बराबर है।
अब इसकी सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। मेंबर एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहा है तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर मेंबर ट्रांसफर कर रहा है किसको? एचयूएफ को, विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मेंबर के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। सेक्शन 47 ऑफ कैपिटल गेन कहता है इफ एनी पर्सन ट्रांसफर एनी गिफ्ट और इफ एनी पर्सन ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट अंडर द गिफ्ट और इनहेरिटेंस इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। तो मान लो विजय ने विजय एचयूएफ को क्या कर दिया? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। विजय के हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला, बट एज फार एज एचयूएफ इज कंसर्न इनके हाथ में भी टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज गिफ्ट इज रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव विच इज टोटली एग्जाम्ड। बट यहां पे आपने इंटरलिंकिंग से एक और सेक्शन पढ़ना चाहिए। मान लीजिए विजय ने अपनी बिल्डिंग एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी, विजय के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। सिंस एचयूएफ को रिलेटिव से मिला है 56(2)(10) में, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब एचयूएफ ने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी और रेंटल इनकम जनरेट हुआ। क्या रेंटल इनकम का टैक्सेबिलिटी क्या होगा? दिस रेंटल इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ विजय एज पर क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 64(2). तो यहां पे हम 3 सेक्शन का इंटरलिंकिंग पढ़ रहे हैं मालिक, जरा ध्यान से देखना। एक, विजय जब एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहा है, विजय के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आने वाला, एचयूएफ के हाथ में कोई गिफ्ट प्रोविजन नहीं आने वाली, एंड एट द सेम टाइम इनकम फ्रॉम दैट गिफ्टेड प्रॉपर्टी होगी, तो वो क्लब हो जाएगी, एओ क्लब कर देगा सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 ऑफ क्लबिंग चैप्टर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्लब हो सकती है बिकॉज if the property is transferred for inadequate consideration without consideration। मान करके चलिए अगर ये प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर हुआ होगा तो ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, नहीं तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, नहीं तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ याद रखना है, लॉजिकली ये याद रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ याद रखना है, ये याद रखिए, बराबर है। चलिए अब मान के चलिए एक और एस्पेक्ट होता है जो यहाँ पे पूछा जाता है। मान लीजिए विजय एचयूएफ है, विजय एचयूएफ क्या करता है? किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, बराबर है। चार्ट को देखिएगा, आपका मैक्सिमम प्रोविजंस वैसे ही खत्म हो जाएंगे, प्लीज फोकस। ओके, सो विजय एचयूएफ है, विजय एचयूएफ क्या करता है? किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद उस कंपनी से को पार्टनर को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। उस कंपनी से को पार्टनर को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। ये जो सैलरी का अमाउंट है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? को पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा या एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होगा? वेल, द लॉ सेज दैट सैलरी अमाउंट हैज टू बी टैक्स्ड अंडर द हेड ऑफ एचयूएफ, क्योंकि एचयूएफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसी कंपनी के अंदर में है। सो इफ एचयूएफ इन्वेस्ट इन अ कंपनी एंड दैट कंपनी पेज सैलरी टू को पार्टनर, दैट सैलरी इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ एचयूएफ। ये एचयूएफ के हाथ में क्या की जाएगी? टैक्स की जाएगी। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ एचयूएफ इन को पार्टनर स्टार्टअप। ये पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आपको कुछ याद रखना है। दूसरी चीज इस चैप्टर से बस ये याद रखिएगा, और इतना करते ही हमारा एक और चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट इज टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ। चलो फोकस करो जल्दी से। विजय एचयूएफ क्या करता है? इन्वेस्ट करता है इन स्टार्टअप ऑफ अ को पार्टनर। तो मान लीजिए डैड थे, सन बोलता है कि भैया मेरे को स्टार्टअप चालू करना है, डैड के एचयूएफ से पैसा सन के स्टार्टअप में चला गया, बराबर है। अब स्टार्टअप से प्रॉफिट आया, क्या ये प्रॉफिट क्लब होगा? वेल, इसके ऊपर एक केस लॉ है, इसके ऊपर केस लॉ है सीआईटी वर्सेस चरणदास एंड कंपनी। इस केस लॉ के हिसाब से HUF's money just play a small role in the business. Business require much more skill, business require much more efforts, and money of HUF just plays a small role. In that particular case, income from that startup will only be taxed in the hands of co-partner. It will not get taxed to HUF. बराबर है। तो अगर HUF से पैसा लगाता है किसके अंदर में? को पार्टनर स्टार्टअप के अंदर में, तो वो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? को पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगी, HUF के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। सीआईटी वर्सेस चरणदास एंड कंपनी कहता है कि ये सिर्फ एक स्मॉल रोल प्ले करता है किसके अंदर में बेटा? ओवरऑल बिजनेस स्किल्स के अंदर में। यस, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक दो ही चीजें याद रखना। अगर मेंबर HUF को गिफ्ट कर रहा है, मेंबर के हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं, HUF के हाथ में गिफ्ट का प्रोविजन रहेगा। और अगर ये ट्रांसफर इनएडिक्वेट और विदाउट कंसिडरेशन में हुआ होगा तो क्लबिंग प्रोविजन के तहत ट्रांसफरर दैट इज विजय के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्स। दूसरी चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना कि अगर विजय HUF किसी को पार्टनर के स्टार्टअप में पैसा लगाता है तो मनी इन्वेस्टेड प्लेज जस्ट अ स्मॉल रोल इन द ओवरऑल बिजनेस, और ये पैसा को पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। यहां आपका एक और चैप्टर खत्म होता है, टैक्सेशन ऑफ HUF। हमारे साथ इस सीरीज के अंदर में बने रहिए, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।